देखो, हम इंसानों ने अंतरिक्ष की लाखों तस्वीरें खींची हैं। लेकिन इन सभी तस्वीरों में एक ऐसी अजीब बात भी कॉमन है जिसको जानने के बाद ये सारी ही तस्वीरें आप पहले जैसी बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। और वो बात ये है कि ये सारी तस्वीरें एक ही ऊंचाई से ली गई हैं, एक ही सतह से, जैसे किसी ने हम इंसानों को एक पतली सी कांच की पट्टी के अंदर बंद कर दिया हो और हमने उसी इनविजिबल पट्टी के अंदर घूम घूम कर हमारी सारी स्पेस नॉलेज को इकट्ठा किया है, फिर वो चाहे बिग बैंग के बारे में हो, हमारी गैलेक्सी, डार्क मैटर या सोलर सिस्टम के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका प्रूफ क्या है? तो देखो, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आज तक भी हमारे पास एक सिंगल भी ऐसी इमेज मौजूद नहीं है जिसे हमने हमारे सोलर सिस्टम के टॉप पर जाकर क्लिक किया हो। यहाँ तक कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज तक तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारा सोलर सिस्टम ऊपर से दिखता कैसा है और वहाँ मौजूद ब्रह्मांड में कौन से नए नए एलिमेंट मौजूद हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम प्लूटो तक की दूरी को तय कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी हम इस इनविजिबल पट्टी के ठीक ऊपर इतनी दूरी तक नहीं पहुँच पा रहे। और इसलिए यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन खड़ा होता है जो हमसे ये पूछता है कि फिर आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो 8 अरब लोगों को एक चपटी हुई दुनिया के अंदर बंद किए हुए है। वेल गाइस, बिलीव मी, इसका जवाब आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर एक नई वीडियो के साथ आप कुछ नया वैल्यूएबल जान पाए। तो चलो अब एक चींटी को इमेजिन करो जो कि एक कागज के ऊपर चल रही है। वो कागज के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है, पूरा कागज नाप सकती है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि उस कागज के ठीक ऊपर एक और दुनिया मौजूद है। हम वही चींटी हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने सोलर सिस्टम को ऊपर से मत देखो, एक बार साइड से देखो। आपको कोई गोल गेंद नहीं दिखेगी, आपको एक चपटी इक्लिप्टिक प्लेन यानी कि एक पट्टी दिखेगी। बीच में सूरज जल रहा है, उसके चारों ही तरफ सारे ग्रह एक ही सतह पर घूम रहे हैं। साइंटिस्ट इस सतह को इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। और सिर्फ ग्रह ही नहीं, हम इंसानों ने अभी तक स्पेस में जो कुछ भी भेजा है वो सिर्फ इसी सतह के अंदर कैप्चर है। एग्जाम्पल के लिए वॉयेजर इसी पट्टी में है, कैसनी इसी में है, प्लूटो की तस्वीर लेने वाला न्यू होराइजन भी इसी में ही है, हमारा चंद्रयान, मंगलयान और यहाँ तक कि इसरो का आदित्य L1 जो सूरज देखने के लिए भी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर बैठा है, वो भी इसी इक्लिप्टिक प्लेन के अंदर है। तो अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि भाई रोका किसने है? रॉकेट हमारे पास है, इंजन हमारे पास है, हम प्लूटो तक पहुंच सकते हैं, तो फिर इतनी ही दूरी ट्रैवल तय करके हम ठीक ऊपर इस पट्टी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? देखो, इसका जवाब स्पेस में नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर मौजूद है। देखो, अभी इसी वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल एक जगह पर स्टिल हो, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि आप स्टिल बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि आप इस वक्त सूरज के चारों ही तरफ 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हो। ये कितनी तेज है? ये इतनी तेज है कि इस रफ्तार से आप दिल्ली से मुंबई आधे मिनट से भी कम समय में पहुंच सकते हो। ये रफ्तार एक गोली से भी 100 गुना ज्यादा तेज है और फिर भी आपको एक हल्का सा भी झटका महसूस नहीं होता, क्योंकि आपके साथ आपका घर, आपका शहर और ये पूरी पृथ्वी इसी रफ्तार से स्पेस में इसी प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रही है। और इसलिए जब भी हम कोई रॉकेट स्पेस में भेजते हैं तो सेम प्लेन होने की वजह से वो 0 रफ्तार से शुरू नहीं करता, वो पहले से ही 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार पर सवार होता है, क्योंकि उसे ये रफ्तार मुफ्त में पृथ्वी से मिलती है। अगर हमें मार्स तक जाना है तो ये मुफ्त की रफ्तार के बहुत फायदे हैं, हमें बस थोड़ा सा पुश कर देना है और हल्की सी दिशा बदलनी है, बाकी काम पहले से चल रही यही रफ्तार पूरी कर देगी। लेकिन अगर हमें सीधा ऊपर इस इक्लिप्टिक प्लेन से बाहर जाना है तो यही रफ्तार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कैसे? देखो, इस कंडीशन में अगर हमें सीधा ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो हमें उस 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार के अपोजिट इतनी ही रफ्तार इस रॉकेट को देनी होगी, तभी ये न्यूट्रल 0 रफ्तार पर आएगा। और इसके बाद इसके नीचे थ्रस्टर्स लगाने होंगे जो इसी रफ्तार से तेज हो ताकि हम एग्जैक्टली बिल्कुल ऊपर की तरफ ट्रेवल कर सके। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसे और आसान लैंग्वेज में समझने के लिए आप ये इमेजिन करो कि आप एक तेज भागती हुई ट्रेन की छत पर खड़े हुए हो। अब अगर आप सीधा ऊपर कूदने की कोशिश करोगे तो उस सिचुएशन में आप ऊपर जाने की बजाय आगे की तरफ गिरोगे। अब ऊपर सीधा जाने का एक ही तरीका है, पहले ट्रेन को रोको और फिर कूदो। अब देखो, ट्रेन के साथ तो हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम कोई ट्रेन नहीं है जो हमारे लिए रोके और हमें वो इस इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर जाने दे। और इसलिए हमें इस साइड मूविंग फोर्स के साथ ही इस इक्लिप्टिक प्लेन से बाहर निकलना होगा। और ये कितना मुश्किल है? वेल, साइंटिस्ट रॉकेट को किसी भी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए रिक्वायर्ड फ्यूल
को एक शब्द से नापते हैं, वो है डेल्टा वी। और ये जितना बड़ा नंबर होता है मैथमेटिकली उसका मतलब ये है कि उतना ही ज्यादा फ्यूल रॉकेट को उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए या उसके तक पहुंचने लायक स्पीड को अचीव करने के लिए चाहिए। अब पृथ्वी से मार्स तक जाने के लिए ये डेल्टा वी है लगभग 4 यूनिट, और इसी इक्लिप्टिक प्लेन से सीधा 90 डिग्री ऊपर बाहर निकलने के लिए डेल्टा वी है लगभग 42 यूनिट, यानी समझे 10 गुना से भी ज्यादा। साइंटिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट्स ये साफ करती हैं कि आज तक दुनिया में जितने भी रॉकेट इंजन बने हैं उनमें से एक भी इतना फ्यूल लेकर फ्लाई नहीं कर सकता। यही वो वॉल है जो मेनली हमें सोलर सिस्टम की इस होराइजन पट्टी यानी कि इक्लिप्टिक प्लेन से बाहर जाने से रोक देती है। यानी कि इन शॉर्ट हम एक ऐसी जेल के अंदर बंद हो चुके हैं जिसकी सलाखें कोई लोहे की बनी हुई नहीं बल्कि इसी इक्लिप्टिक प्लेन की साइड मूविंग फोर्स है। और इसीलिए अभी तक इस वॉल को पार करने की कोशिश सिर्फ 2 ही मिशंस ने की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कामयाब हो पाए? वेल, इसका जवाब जानने के लिए अब मुझे और आपको थोड़ा सा सूरज की तरफ जाना होगा। अक्टूबर 1990 नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए मिलकर एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं। नाम है यूलिसिस। इसका काम सिर्फ एक है, सूरज के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से गुजरना। लेकिन जब इंजीनियर्स ने हिसाब लगाया तो उसके सामने वही 42 डेल्टा वी यूनिट वाली वॉल खड़ी थी। और जैसा कि हमने सीख ही लिया है कि दुनिया का कोई भी रॉकेट अब इस यूलिसिस को भी इस इलेक्ट्रिकल प्लेन से ऊपर नहीं ले जा सकता, इसीलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक ऐसा तरीका चुना जो थोड़ा सा पागलपन से भरा लगता है। असल में उन्होंने सूरज के ऊपर जाने के लिए यूलिसिस को पहले 60 करोड़ किलोमीटर दूर उल्टी दिशा में जुपिटर की तरफ भेजा ताकि उसकी मैसिव ग्रेविटी की मदद से स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, जो तरीका शॉकिंगली काम भी कर गया क्योंकि फरवरी 1992 में यूलिसिस जुपिटर के पास से गुजरा, जहां जुपिटर की ग्रेविटी ने यूलिसिस को एक ठीक वैसा ही झटका दे दिया जैसे एक बच्चा पत्थर को रस्सी बांधकर घुमाए और फिर अचानक से उसे छोड़ दे। उस एक झटके से यूलिसिस का रास्ता कंप्लीटली बदल गया और वो इसी इक्लिप्टिक प्लेन से ठीक 80 डिग्री ऊपर की तरफ चला गया। ये हिस्ट्री में पहली बार था जब इंसानों का बनाया कोई स्पेसक्राफ्ट इक्लिप्टिक प्लेन से बाहर ऊपर की तरफ निकल पाया हो, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे सूरज की ओर मोड़ा और जब ये सूरज पर पहुंचा तो इसने उनके पोल्स का चक्कर लगाना शुरू किया। नाउ जस्ट इमेजिन कि अभी तक हम जितने भी हमारे स्पेसक्राफ्ट भेजते थे वो सूरज का चक्कर कुछ इस तरीके से लगाते थे, लेकिन यूलिसिस कुछ इस तरीके से सन के ऊपर घूम रहा था और वहां के डेटा को कलेक्ट कर रहा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी सोलर विंड्स की अनयूजुअल स्पीड, क्योंकि डेटा ये दिखा रहा था कि वहां सोलर विंड्स की रफ्तार नॉर्मल इक्लिप्टिक प्लेन से भी लगभग 2 गुना ज्यादा फास्ट है। इसी तरीके से ये मिशन आगे आने वाले 18 सालों तक वही घूमता रहा। लेकिन अब इस मिशन का सबसे सैड पार्ट सुनिए। इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के बावजूद भी ये मिशन भी हमारे सोलर सिस्टम या फिर सन की टॉप एंगल से एक सिंगल फोटो भी क्लिक नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि इस मिशन में कैमरा ही नहीं लगाया गया था। असल में जब 1980 के दशक में उसे बनाया गया था तो उसमें कोई भी कैमरा नहीं लगाया गया था, यानी वो 18 साल तक सूरज के पोल्स के ठीक ऊपर से गुजरता रहा, सबसे पास से, सबसे ऊंचाई से, और उसने वहां एक भी नजारा नहीं देखा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इकलौता ऐसा मिशन नहीं था जिसने इस इक्लिप्टिक प्लेन को पार करने की कोशिश की थी। साल 2020 में ईएसए ने अपना एक नया स्पेस लॉन्च किया, सोलर ऑर्बिटर। इस बार उसमें कैमरा भी लगा था, लेकिन इस बार उनका अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इस बार उन्होंने जुपिटर की बजाय वीनस को चुना। सोलर ऑर्बिटर बार बार वीनस के पास से गुजरता है और हर बार वीनस की ग्रेविटी उसके रास्ते को थोड़ा सा और झुका देती है, एक बार में बहुत थोड़ा, इसलिए इस काम को करने में सालों लग गए। मार्च 2025 में हमारा ये सोलर ऑर्बिटर इस इक्लिप्टिक प्लेन से सिर्फ 15 से 17 डिग्री नीचे ही पहुंच पाया। जी हाँ, बस इतना ही। और उसी टेढ़े कोने से इंसानी इतिहास ने पहली बार अपना कैमरा सूरज के साउथ पोल की तरफ घुमाया। जून 2025 में जब वो तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो सबको ये उम्मीद थी कि सूरज की जानी पहचानी सतह का एक और कोना देखने को मिलेगा, बट बिलीव मी, जो देखा वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था। सोलर ऑर्बिटर के इंस्ट्रूमेंट्स को वहां कोई साफ सुथरा पोल नहीं दिखा। उन्होंने एक बुरी तरीके से उलझा हुआ इलाका देखा जहां सूरज पर नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के साथ एक ही जगह पर मौजूद थे। पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता, लेकिन सूरज पर हर 11 साल के बाद साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी नॉर्थ साउथ पोल बन जाता है और साउथ नॉर्थ पोल। और ये उलटना ठीक वहीं से ही शुरू होता है, उसी उलझे हुए इलाके से जिसकी तस्वीर हमने अभी अभी पहली बार देखी है। अब आप ये पूछोगे कि भाई इस पलटने से हमें
हमें क्या फर्क पड़ता है? वेल, हमें फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि यही पलटना ये डिसाइड करता है कि आगे आने वाले 11 सालों तक कितने बड़े बड़े सोलर स्टॉर्म्स हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाएंगे। ये वही तूफान होते हैं जो हमारे सैटेलाइट को खराब कर सकते हैं, जीपीएस को बंद कर सकते हैं और पूरे शहर की बिजली को गुल कर सकते हैं। यानी हमारी टेक्नोलॉजी डिपेंड दुनिया को बचाए रखने के लिए हमें इनकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, सोलर ऑर्बिटर अभी भी सिर्फ 17 डिग्री के एंगल पे ही है। ये सूरज को टॉप एंगल से देखना नहीं बल्कि साइड से झांकना लगता है। 24 दिसंबर 2026 को, यानी आज से सिर्फ कुछ ही महीने के बाद, एक बार फिर से वो वीनस के पास से गुजरेगा और इस बार उसका झुकाव बढ़कर 24 डिग्री हो जाएगा और 2029 में आखिरी बार वो वीनस के पास से निकलने के बाद पहुंच जाएगा 33 डिग्री तक। जी हाँ, सिर्फ 33 डिग्री, 90 में से सिर्फ 33 डिग्री। और इसी पॉइंट पर मुझे लगता है कि काश यूलिसिस के ऊपर कैमरास को लगाया गया होता। अब देखो, सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि इस इक्लिप्टिक प्लेन में फंसे होने की वजह से हम एक और चीज के बारे में आज तक नहीं जानते। एक ऐसी चीज जिसके अंदर अभी इस वक्त आप बैठे हुए हो। तो देखो, सूरज से लगातार गर्म हवा बाहर निकलती है, इसे सोलर विंड कहते हैं। ये हवा हर दिशा में फैलती है और अपने दबाव से बाहर से अंतरिक्ष को पीछे की तरफ धकेल देती है। इस तरह सूरज के चारों ही तरफ एक बड़ा बुलबुला बन जाता है जिसे कहा जाता है हीलियोस्फीयर। यही हमारा असली घर है। सारे ग्रह, सारे कॉमेट और इंसान के द्वारा भेजा गया हर एक स्पेसक्राफ्ट इसी हीलियोस्फीयर के अंदर है। इस हीलियोस्फीयर के बाहर गैलेक्सी खुली हुई है जहां से खतरनाक कॉस्मिक रेज आती रहती हैं। यही वो बुलबुला है जो हमें उन खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। तो अब सवाल ये है कि फिर आखिर ये बुलबुला दिखता कैसा है? दशकों तक हर किताब में सिर्फ एक ही तस्वीर छपती रही, आगे से गोल और पीछे से एक लंबी पूंछ, बिल्कुल किसी कॉमेट जैसी। लेकिन साल 2020 में अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मेराव ओफर और उनकी टीम ने नासा के डेटा पर एक नया सुपर कंप्यूटर मॉडल चलाया और नतीजा किताबी दुनिया से बिल्कुल अलग निकला। उनके मॉडल के हिसाब से इस हीलियोस्फीयर की कोई लंबी पूंछ तो है ही नहीं, इसका आकार एक चपटे हुए क्रॉसओ जैसा है, यानी बीच से मुड़ा हुआ उभार और कोने की तरफ निकलती हुई दो छोटी धाराएं। यानी इन शॉर्ट यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने हमारे सोलर सिस्टम और इस हीलियोस्फीयर के एक्चुअल साइज और शेप को आज तक नहीं देखा है। तो अब आप बोलोगे कि भाई वॉयेजर तो इसको क्रॉस करके बाहर जा चुका है। देखो, बात बिल्कुल सच है। वॉयेजर 1 ने 2012 और वॉयेजर 2 ने 2018 में इस हीलियोस्फीयर की दीवार को पार किया था, लेकिन वो दोनों मिलकर भी सिर्फ 2 सुई की नोक हैं। एक पूरे शहर जितने बड़े हीलियोस्फीयर को बाहर जाकर सिर्फ 2 सुई जैसे ऑर्बिटर से नाप देना इम्पॉसिबल काम है। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए नासा ने एक सबसे नया मिशन आई मैप बनाया है जो यही नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सितंबर 24, 2025 को लॉन्च हुआ, 10 जनवरी 2026 को अपनी जगह पर पहुंचा और 1 फरवरी 2026 से वो अपना काम लगातार कर रहा है। लेकिन वो भी इस काम को इस हीलियोस्फीयर के अंदर बैठकर कर रहा है। वो बाहर से गुजरते हुए हर एक पार्टिकल को देखता है और उसकी बाउंड्री का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। इसे ऐसे समझो कि एक कमरे के अंदर खड़े होकर ताली बजाओ और उसकी गूंज सुनकर कमरे का नक्शा बनाओ। आई मैप ठीक यही कर रहा है। इस हीलियोस्फीयर का असली आकार जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाहर निकलो, ऊपर जाओ और मुड़कर देखो। और यहाँ वही 42 डेल्टा वी यूनिट की प्रॉब्लम हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका फिर कोई हल है? जी हाँ, इसका हल है और इसका हल कोई रॉकेट इंजन या फ्यूल बनाना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा रॉकेट नहीं है जो इतना फ्यूल कभी भी कैरी कर सकता है। इसलिए साइंटिस्ट सालों से एक अलग आइडिया पर काम कर रहे हैं। इसका नाम है सोलर ऑर्बिट मैन्यूवर। इसका तरीका ये है कि इक्लिप्टिक प्लेन से बाहर जाने के लिए पहले रॉकेट को सूरज की तरफ भेजो, उसके ऑर्बिट में उसे बिना रुके गिरने दो। फिर जब सूरज की ग्रेविटी उसे खींचती जाएगी तो वो और तेज होता जाएगा। ठीक उसी पल इस रॉकेट के इंजन को चालू करके उसे इक्लिप्टिक प्लेन से 90 डिग्री पर स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रस्ट पुश कर दे दो। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी कि वो सन की ग्रेविटी पावर को भी ओवर पावर कर सके। और स्टिल इसमें काफी खतरा भी है, क्योंकि एक रॉन्ग कैलकुलेशन पूरे स्पेसक्राफ्ट को सीधा सूरज में अंदर खींच लेगी। लेकिन घबराइए मत, ये फिर भी पॉसिबल है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब ये रफ्तार असल में छू चुका है। सूरज के सबसे पास से गुजरते हुए उसकी रफ्तार करीब 192 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच गई थी, इतनी तेज कि वो पूरी पृथ्वी का चक्कर 3.5 मिनट के अंदर लगा ले। ये इंसान के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे तेज चीज है। यानी टेक्निकली ये पॉसिबल तो है, लेकिन ये कब और कैसे होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अब 1 सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि चलो ये काम हो गया, हम इस इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर पहुंच गए, तो अब उस कंडीशन में
हमें वहां पर क्या दिखेगा। तो देखो, सबसे पहले तो धुंध हट जाएगी। हमारा ये इक्लिप्टिक प्लेन धूल से भरा हुआ है। अरबों सालों से कॉमेट और एस्टेरॉयड यहाँ पर टूट रहे हैं और उसी की महीन धूल हमारे चारों तरफ इसी प्लेन में घूम रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने भी इस धूल को अपनी आंखों से देखा है, बस आपको पता नहीं है। किसी बहुत अंधेरी रात में सूरज डूबने के ठीक बाद जमीन के किनारे से उठा हुआ एक हल्का सा धूल का चमकता हुआ उजाला दिखता है। इसे जोडाइकल लाइट कहा जाता है। वो हमारी अपनी धूल पर पड़ी हुई सूरज की रोशनी है। यानी हम इस धूल से भरे हुए कमरे को बाहर से नहीं देख रहे, हम अंदर खड़े होकर उसे देखते हैं। इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर उठते ही ये धुंध पूरे तरीके से पीछे छूट जाएगी। वहाँ अंतरिक्ष बहुत ज्यादा साफ है, इतना साफ कि वहाँ पर रखा हुआ एक टेलीस्कोप भी दूसरे तारों के आसपास जीवन के हल्के से निशान भी पकड़ सकता है, जो यहाँ इस धूल की चमक में हमेशा के लिए दब जाते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि इस इक्लिप्टिक प्लेन के अंदर सोलर विंड काफी ज्यादा धीमी और उखड़ी हुई है, यानी लगभग 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड। लेकिन सूरज के पोल्स के ठीक ऊपर सोलर विंड्स एक अलग ही तेज धारा में बहती है। इसकी रफ्तार वहाँ पर 700 से 800 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। एक ऐसी नदी जिसे हमने सिर्फ आज तक सिर्फ किनारे से ही छुआ है। और तीसरी, फाइनली हमें मिल जाएगी वो पहली तस्वीर जिसमें एक्चुअली हम हमारे सोलर सिस्टम को टॉप एंगल यानी ऊपर से देख पाएंगे। बीच में जलता हुआ सूरज, उसके चारों ही तरफ ग्रह का एक चपटा छल्ला और उस छल्ले में चिपकी हुई धूल की परत, और इन सब को लपेटे हुए वो विशाल बुलबुला जिसे हीलियोस्फीयर कहा जाता है, जिसका शेप भी हमें इस तस्वीर में आसानी से दिख जाएगा। देखो, साल 1968 में पहली बार इंसानों ने चांद के पास से पृथ्वी की तस्वीर खींची थी। एक नीली, अकेली, नाजुक सी गेंद। उस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। तो अब सोचो कि फिर उस दिन क्या होगा जब एक्चुअली में हमें बाहर से हमारे सोलर सिस्टम की असली तस्वीर मिलेगी। क्या उस वक्त हमारी इस स्पेस को देखने की नजर एक ही झटके में बदल जाएगी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतने सारे चैलेंजेस को देखने के बाद वो तस्वीर हमें अपने ही जीवन में कभी मिल भी पाएगी या फिर नहीं? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको डिटेल रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को भी गाइस चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।